राजू की समझदारी लघु कहानी। जतनपुर के लोग बीमार हो रहे थे। डॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खी को बताया। जतनपुर के पास एक कूड़ेदान है, उस पर ढेर सारी मक्खियाँ रहती हैं। वह उड़कर सभी घरों में जाती हैं, वहाँ रखा खाना गंदा कर देती हैं। उस खाने को खाकर लोग बीमार हो रहे थे। राजू दूसरी क्लास में पढ़ता है। उसकी मैडम ने मक्खियों के कारण फैलने वाली बीमारी को बताया। राजू ने मक्खियों को भगाने की ठान ली। घर आकर माँ को मक्खियों के बारे में बताया। वह हमारे खाने को गंदा कर देती हैं, घर में आकर गंदगी फैल आती है, इससे घर से बाहर भागना चाहिए। राजू बाजार से एक फिनाइल उसके पानी से घर में साफ सफाई हुई लेकर आया। रसोई घर में खाना को ढकवा दिया, जिसके कारण मक्खियों को खाना नहीं मिल पाया। 2 दिन में मक्खियाँ घर से बाहर भाग गईं, फिर घर के अंदर कभी नहीं आईं। मोरल: स्वयं की सतर्कता से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ निभाना साथिया 2। मोदी परिवार की सख्त माता कोकिला मोदी ने अपने लंबे समय से खोए हुए भाई प्रफुल्ल देसाई से मिलने का फैसला किया, जो सूरत में एक पेशेंट बैंकर हैं। कोकिला की बहू गोपी मोदी की पहली शादी कोकिला के बड़े बेटे अहम मोदी से हुई थी। अहम के निधन के बाद गोपी ने कोकिला के सौतेले बेटे जग्गी से शादी की। देसाई परिवार से मिलने के बाद गोपी को अहम की मौजूदगी का एहसास होने लगता है और उसे अपने जैसा दिखने वाला कोई मिल जाता है। इस बीच देसाई एक सुंदर संयुक्त परिवार है, जिसमें प्रफुल्ल देसाई, उनकी पत्नी जमुना, उनके बच्चे पंकज, चेतन, अनंत, हीरल और टिया, उनकी बहू हेमा और कनक और उनकी दयालु गृह सहायक गहना, जिससे उसके पिता द्वारा प्रफुल्ल की जान बचाने के बाद घर लाया गया था। कई उतार चढ़ाव के बाद गहना को पता चलता है कि अहम मोदी अभी भी जीवित हैं और गोपी को अहम के साथ फिर से मिलाता है और मोदी राजकोट के लिए वापस चले जाते हैं। घूंघट इंटरेस्टिंग स्टोरी इन हिंदी। सास बहू की कहानी। सास बहू की कहानी जो आपने अपनी ज़िंदगी में बड़ी पढ़ी और सुनी होगी। आज की हमारी कहानी औरत पर है, जो एक इमोशनल स्टोरी है। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग हिंदी स्टोरी है। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी, घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई,
जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो रजनी दीदी हंसते हुए बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों। हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि तब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपनी बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के सामने जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो इसका कलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो। रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, हाँ कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसा बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ की रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ेगी। 6 महीने यूँ ही छोटी छोटी चीज़ों के बाद गई। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वह दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क हो कर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी हंसते हुए एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला, मैं भैया इन अंकल जी को पानी दे दूं, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, शर्म लिहाज है या नहीं। दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पर छू कर बोला, मामा जी यहाँ आप। मैं घबराहट से दुकान से बाहर निकल आई। एक लंबा घूंघट कर के साड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चल रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई। देखें आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं और मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। माँ जी जोर से चिल्लाएं, देखे कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस रजनी की। कभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोला कि माँ जी ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट कर के रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी। और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। वही समाज है जिससे सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने देंगी। एक हम ही परिवार के साथ सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपना मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया। मूंछों वाली लड़की की कहानी हिंदी में। एक समय की बात है, एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पापा लालचंद गांव के बड़े सेठ थे। उनके पास बहुत से बगीचे और ज़मीन थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे, जिसके कारण वह बहुत बिगड़ गई थी और घमंडी हो गई थी। वह कभी कभी अपने पापा से सामने अजीब सी मांग रखती थी, जिसको भी उसके पापा पूरा करते थे। वह कभी कभी अपने घर के नौकरों का अनादर करती थी। लीला की एक दोस्त रमा थी, जिसके साथ वह अक्सर खेला करती थी। एक दिन लीला उसकी दोस्त रमा कुछ दोस्तों के साथ मेले में जा रहे थे। वहाँ रमा जिस तरह चल रही थी, उससे एक बूढ़े व्यक्ति
को टक्कर लग गई और वह व्यक्ति गिर गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने लीला से संभल कर चलने के लिए कहा तो इस पर लीला ने बूढ़े व्यक्ति को बोला, इससे उसकी ही गलती है। कुछ देर मेले में घूमकर झूला झूलने के बाद वह मेले से आने लगे। बीच में उनको एक आम का पेड़ नजर आया जिस पर बहुत से आम के फल लगे हुए थे। लीला और उसकी दोस्त उस पेड़ के पास जाकर पत्थर से उस पेड़ के आम तोड़ने लगे। कुछ देर में उन्होंने इतने फल तोड़ लिए जितने उन सबका पेट भर जाए। लीला के सभी दोस्त टूटे हुए आम को उठाकर खाने लगे और आम तोड़ना बंद कर दिया, लेकिन लीला अभी भी आम तोड़ रही थी। जब रमा ने लीला से कहा कि हमने इतने आम तोड़ लिए हैं कि हम सबका पेट भर जाए, तो तुम और आम क्यों तोड़ रही हो? लीला बोली, मैं इस पेड़ के सभी आम तोड़ दूंगी। रमा और उसके दोस्त आम खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन लीला आम तोड़ती रही। कुछ देर के अंदर बहुत सारे आम तोड़ने के बाद भी वह बल्कि आम तोड़ने में लगी रही। तभी वह आम का पेड़ बोला, उठा लीला, तू इतने फल क्यों तोड़ रही हो? जितने आम तुमको तोड़ने हैं वह तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। पेड़ को बोलता देख लीला के दोस्त डर गए, लेकिन लीला बोली, मैं तो आज तुम्हारे सारे आम तोड़ दूंगी। आम के पेड़ ने लीला को चेतावनी दी वह रुक जाए और बल्कि आम न तोड़े, लेकिन लीला कहाँ मानने वाली थी। उसने आम तोड़ना जारी रखा और बोला, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? आम के पेड़ ने बोला, लीला तुम बहुत घमंडी लड़की हो, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद आम के पेड़ ने लीला पर जादू किया, जिससे उसकी मूंछें निकल आईं और उसे देखकर उसके सभी साथी हंसने लगे। लीला आम के पेड़ से विनती करने लगी, वह अब ऐसा नहीं करेगी। वह उसकी मूंछें को हटा दे, लेकिन आम का पेड़ बोला, पहले तुम जाकर अपने पिता को लेकर आओ। अगर वह मुझसे इसके लिए बोलेंगे तभी मैं तुम्हारे मूंछें को हटाऊंगा। यह सुनकर लीला मुंह पर चुन्नी लपेट घर जाने लगी। मार्केट में जाने पर बहुत तेज हवा आई और उसकी चुन्नी उड़ गई, जिससे सभी लोगों ने लीला के मूंछों को देख लिया और मूंछों वाली लड़की कहकर हंसने लगे। लीला उन सबसे पीछा छुड़वाकर अपने घर चली गई और अपने पापा से सारी बात बताई। उसके पिता लालचंद अपनी बेटी को परेशान देखकर तभी लीला के साथ उस आम के पेड़ के पास जाने के लिए चल पड़े। आम के पेड़ के पास जाकर लालचंद ने उससे अपनी बेटी की मूंछों को हटाने के लिए बोला। आम का पेड़ बोला, तुम अपनी बेटी की हर ज़रूरत को पूरा करते हो, जिससे वह बहुत घमंडी हो गई है और किसी की कोई बात नहीं मानती। यदि तुमने इसको सही शिक्षा दी होती तो यह इतने नहीं बिगड़ती। लालचंद ने अपनी गलती मानते हुए आम के पेड़ से अपनी बेटी भी आगे से कभी ऐसा नहीं करने को बोला। लालचंद के विनती करने पर आम के पेड़ ने लीला की मूंछों को हटा दिया। इसके बाद लीला सुधर गई और सबसे सही से पेश आने लगी और घमंड करना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मीठा दलिया कहानी हिंदी में। एक समय की बात है, एक कस्बे में दो बहनें महिमा और सुरभि रहती थीं। उन दोनों का कोई नहीं था। उनमें से बड़ी बहन महिमा थोड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी, जो दूसरों को ज़्यादा भाव नहीं देती थी। छोटी बहन सुरभि समझदार और
सब लोगों से सही से बात करने वाली लड़की थी। वो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रही थीं। वो दोनों बहुत गरीबी की हालत में थे। उनके पास बहुत बार खाने के लिए भी नहीं होता था, जिससे वो दोनों रात को भूखे ही सो जाती थीं। एक दिन की बात है, रात को उनके पास खाना नहीं था तो सुरभि अपनी भूख से ध्यान हटाने के लिए बाहर पानी की बोतल लेकर टहलने के लिए चली गई। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। कुछ देर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी। वह बोतल से जैसे ही पानी पीने वाली थी, तभी वहां पर एक बुढ़िया आ गई जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। उसको देखते ही सुरभि वहां से भागने वाली थी कि उस बुढ़िया ने सुरभि से बोला, बेटी मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया, कृपया करके यह पानी मुझे पीने के लिए दे दो। सुरभि दयालु थी। उसने खुद को प्यास लगने के बावजूद बुढ़िया को पानी दे दिया। पानी पीने के बाद वह बुढ़िया एक परी में बदल गई। वह सुरभि से बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मेरी मदद की, अब तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। यह सुनने पर सुरभि ने परी को बताया उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिससे उनके बहुत बार भूखा सोना पड़ता है। परी ने बोला, मैं तुमको एक ऐसा बर्तन दूंगी जो तुम्हारे लिए मीठा दलिया बनाएगा। तुमको दलिया बनाने के लिए बोलना है, ए बर्तन हमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर। जिसके बाद वह बर्तन तुम्हारे लिए दलिया बनाना शुरू कर देगा। तुम खा लो। उसके बाद तुमको बोलना है, ए बर्तन तुम दलिया बनाना बंद कर दो। जिसके बाद वह बर्तन दलिया बनाना बंद कर देगा। परी ने सुरभि से कहा, तुमको एक बर्तन हम अपने साथ हमेशा रखने के लिए तुमको यह अच्छे काम से कामना होगा और यह बर्तन उसको उसकी मेज पर मिलेगा। यह कहकर परी गायब हो गई। सुरभि यह सुनने के बाद अपने घर पर आई गई तो उसको मेज पर एक बर्तन नजर आया। महिमा ने सुरभि से पूछा, क्या वो बर्तन वह लेकर आई है? सुरभि ने उसको बोला, हाँ यह बर्तन लेकर आई है। महिमा ने कहा, खाली बर्तन का वह क्या करेगी जब तक उनके पास उसमें कुछ पकाने के लिए नहीं है। सुरभि ने उसको सारी बात बताई और बर्तन को बोला, ए बर्तन हमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर। जिसके बाद उस बर्तन ने बहुत मीठा दलिया बनाई, जिसको दोनों बहनों ने बड़े ही मज़े से खाया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और रोज़ महिमा और सुरभि उस बर्तन से मीठा दलिया खाने लगे और भरपेट सोने लगे। एक दिन की बात है, सुरभि ने महिमा से कहा वह उसके कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती है। यह सुनकर महिमा ने उसको बोला, उसको सब पता है, वह उसको क्या बताएगी। वह महिमा को बाहर किसी ज़रूरी काम पर जाने से पहले दलिया बनाना बंद करने के लिए शब्द बताना चाहती थी, लेकिन महिमा की ऐसी बात सुनकर सुरभि को थोड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, अभी तो हमने दलिया खाया है तो हम महिमा को दलिया बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। यह सोचकर वह अपने काम के लिए बाहर चली गई। कुछ समय बाद महिमा को भूख लगी। उसने बर्तन से दलिया बनाने को कहा जो उसको पता था। जिसके बाद बर्तन मीठा दलिया बनाने लगा, जिसके महिमा ने बहुत मज़े से खाया। उस खाने के बाद भी बर्तन वह दलिया बनाता ही जा रहा था। महिमा ने बोला, बर्तन अब दलिया मत बना, लेकिन यह सारी शब्द नहीं थे, जिसके दलिया बनाता ही चला गया। कुछ देर बाद सुरभि जब काम से लौटी तो उसने देखा उनके घर में दरवाजे के नीचे से दलिया निकल रहा है। उसने खिड़की से जाकर देखा तो सारे घर में दलिया ही दलिया हो रहा था और महिमा एक मेज के ऊपर खड़ी थी। सुरभि ने तभी वह शब्द, ए बर्तन तुम दलिया बनाना बंद कर दो, बोले, जिसके दलिया बनाना बंद हो गया। सुरभि ने माना यह उसकी गलती है, लेकिन महिमा ने कहा, नहीं यह उसकी खुद की गलती है। सुरभि तो जाने से पहले उसको बताना चाहती थी, लेकिन उसने उसका मजाक बनाया था। वह सोच रहे थे कि इतना सारा दलिया वह कैसे साफ करेगी। तभी सुरभि ने सोचा कि हम कस्बे में जितने भी गरीब लोग हैं
उनको बुलाकर लाएं और सबको खाना खिलाएं। दोनों बहनों ने ऐसा ही किया, जिसको कुछ ही समय बाद उनके घर से दलिया साफ हो गया। वह सब अब इसी तरह से दलिया गरीब और भूखे लोगों को बांटने लगे। एक दिन उनके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला वह दूसरे गांव से आया है और उसको बहुत से बच्चे भूखे हैं, जितना कुछ दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए वह दलिया का बर्तन ही उनको दे दिए हैं। सुनकर दोनों बहनों ने उसकी मजबूरी को समझते हुए वह दलिया का बर्तन उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बर्तन धोने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उसी परी में बदल गया जो पहले सुरभि को मिली थी। वह परी दोनों बहनों से मिली। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और लोगों की मदद कर रही हो, इसलिए यह बर्तन अब तुम रख सकती हो। यह सुन कहकर वह परी जो उनकी परीक्षा लेने आई थी वो गायब हो गई। इसके बाद दोनों बहनों ने लोगों का भला करना और गरीब भूखे लोगों को मीठा दलिया खिलाना जारी रखा। पिता और बेटी की दिल को छू लेने वाली छोटी कहानी। एक दिन एक लड़की ने अपने पिता से पूछा, पापा क्या आप कभी मेरे वजह से वो रोए हैं? उसने ऐसा पूछने का कारण ये था कि उसने कभी भी अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा था। इस सवाल के जवाब में पिता ने कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जब तुम्हारी वजह से मैं रोया था। यह सुनकर लड़की उस बात को जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर वह क्या बात थी जिसने उसके पिता को रुला दिया था। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए पिता वह किस्सा सुनाने लगे। बात उस समय है जब तुम 6 माह की थीं। एक दिन मैंने तुम्हारे सामने 3 चीज़ें रखीं, एक पेन, एक सिक्का और एक खिलौना। मैं ये जानना चाहता था कि तुम उन चीज़ों में से क्या उठाओगी। उनमें पेन बुद्धिमानता का प्रतीक था, सिक्का धन का और खिलौना मनोरंजन का प्रतीक था। मैं ये सब बस एक जिज्ञासा के कारण कह रहा था। मेरे लिए ये जानना बहुत रोचक था कि मेरी बेटी के लिए आगे जाकर क्या सबसे अधिक मायने रखेगा। मैं तुम्हारे सामने बैठकर बेसब्री से तुम्हारे अगले कदम का इंतज़ार कर रहा था। मैंने देखा कि तुम कुछ देर बैठकर तुम उन चीज़ों को देखती रहीं, फिर घुटनों के बल पर चलते हुए उनकी ओर बढ़ीं। जब मैंने तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखा तो मेरी धड़कनें मानो सी रुक गई, लेकिन अगले ही पल तुमने उन सभी चीज़ों को अपने हाथ से एक तरफ कर दिया और आगे बढ़कर मेरी गोद में चली आई। बस यही वो पल था जब मेरा दिल भर आया था और तुम्हारी वजह से मैं रो पड़ा था। यह किस्सा सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए।
एक अधूरी प्रेम कहानी, साद लव स्टोरी इन हिंदी। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। नहीं, सच बात तो ये है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर घर की लड़की से प्यार हो गया। लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप पर काबू न कर सका। एक दिन उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा एक बराबर है। बस इतनी सी ही बराबरी है हम दोनों में, और बाकी सब ज़मीन और आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ? मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने स्तर की किसी और को ढूंढो और उससे शादी करो। सोचिए कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और वो आपको इतनी निर्दयता से शब्दों के तीर आप पर प्यार भरे दिल पर छोड़ दे। कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा गरीब लड़का आहत होकर खून के आंसू पीकर वहाँ से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों लड़का उसके कभी भी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 10 साल बीत गए। एक दिन वह गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। लड़की ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया और कहा, अरे तुम अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं? मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है जिसकी एक महीने की सैलरी 10 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। लड़का उस लड़की की अब भी परवाह करता है। वो उससे दर्दनाक शब्दों उसने आज भी पहले की तरह ही सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। लड़की अकेली मॉल नहीं आई थी। उसका पति उन्हें बातें करते देख उनके पास आ पहुंचा, लेकिन उससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती उसके पति ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया जिससे वह बात कर रही थी और कहा, सर आप गुड आफ्टरनून। सर मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हैं। गुड आफ्टरनून, लड़के ने लड़की के पति से कहा। फिर पति अपनी पत्नी लड़की को बोला, डार्लिंग मैं चाहूँगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 100 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लड़की सिचुएशन का यूं टर्न देख हैरान रह गई। अब साफ दिखाई पड़ रहा था कि ना तो उसकी आंखें नहीं मुंह कुछ भी कह पाए, ऐसी स्थिति थी। लड़का बाद मुस्कुरा और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए यह पति पत्नी बस उस लड़के को जाते हुए देखते ही रहे। लड़की ने झटके से उभरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या वाकई में ये आप तुम्हारा बॉस था? हाँ डार्लिंग, काफ़ी विनम्र व्यक्ति हैं ना, लेकिन उनके जीवन के साथ काफ़ी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि वह एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह तब गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वह होशियार हैं वह सफल हो गए। अब वह एक करोड़पति हैं जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो आज भी उस अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। पति उसके गुणगान गाता रहा। पत्नी ने कहा, कितनी खुशनसीब होती वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। कहानी की सीख, दोस्तों जीवन हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा छोटा है, इसलिए दूसरों को उतनी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमानी या गर्वित होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। समय के साथ चीज़ें और परिस्थितियाँ बदलती हैं।
इंसान की कीमत। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से यह ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वो बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी, हाँ बेटे। बालक के कुछ पल्ले पड़ा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर हम दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम इज्जत तो किसी की ज़्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। बालक, लगभग 300 रुपये। पिताजी, अगर मैं इससे बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिताजी, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ गया